नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम आई क्रेस्ट के बारे में है। देखो, अटल इनोवेशन मिशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है एम आई क्रेस्ट, किसके साथ मिलकर? बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है इसके साथ मिलके और वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलके। एम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अटल इनोवेशन मिशन। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 के प्रीलिम में। इसको सेटअप किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2016 में। मकसद अटल इनोवेशन मिशन को इस्टेब्लिश करने का ये था, हमारे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर प्रमोट किया जा सके। कैसे? ऐसे इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स क्रिएट करके जो स्कूलों में, कॉलेजेस में इनोवेशन को प्रमोट करें। अब आते हैं फिर से इनिशिएटिव की तरफ, एम आई क्रेस्ट। फुल फॉर्म तो आपको पता है, इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर ए रोबस्ट इकोसिस्टम। देखो, ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स पर फोकस करने के लिए। ये इनिशिएटिव देखो हमारे देश में इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा देश के विभिन्न इलाकों में जो इनक्यूबेटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा। आपके मन में आया होगा ये इनक्यूबेशन का क्या मतलब है। जैसे देखो, मुर्गी अंडा देती है, लेकिन अंडे से बच्चे निकलने के लिए पहले उस अंडे को सेतना पड़ता है। मतलब एक स्पेसिफिक हीट चाहिए, कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए, तभी उस अंडे से चूजा निकलेगा। तो उस अंडे को सेतने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है इनक्यूबेशन। ठीक इसी प्रकार से जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको शुरुआत में फंडिंग की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, गाइडेंस उन्हें चाहिए होती है, जगह की उनके पास कमी होती है। तो ये सब चीज़ें एड्रेस करने के लिए इनक्यूबेटर्स काम आते हैं। इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स वालों को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं, शुरुआत में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान बताते हैं, ताकि वो स्टार्टअप्स आगे जाके बड़ी कंपनीज की शक्ल ले सके, रोजगार की संभावनाएं पैदा हों। समझ गए इनक्यूबेशन करते क्या है? इनक्यूबेशन वाले स्टार्टअप वालों की मदद करते हैं शुरुआती स्टेज में। तो ये देखो, अपनी तरह का हमारे देश में पहला इनिशिएटिव है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए और इनक्यूबेटर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल परसिवरेंस के बारे में है। ये देखो, नासा का एक रोवर है जो नासा ने भेजा है मार्स पर। कौन से रॉकेट की सहायता से? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5। इस रॉकेट की सहायता से नासा ने अपना ये परसिवरेंस रोवर जो है वो मार्स पर भेज दिया है। रोवर क्या करता है? रोवर देखो इस प्रकार की पहिए वाली गाड़ी होती है जो किसी स्पेस की बॉडी पर उतर के घूमती है और एविडेंस इकट्ठा करती है या फिर ऑब्जर्वेशन लेती है क्या पास्ट में मार्स पर लाइफ संभव थी या फिर नहीं। इस रोवर पर देखो 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होंगे। ये 7 इंस्ट्रूमेंट्स देखो नासा का मिशन है, इतना ज़्यादा डिटेल से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मार्स मिशन हमने भी भेजा था, उस पर जौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे वो तो हमने याद किए थे, बट नासा के मिशन के बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के। मतलब रोवर ये सब काम करेगा, जियोलॉजिकली डाइवर्स लैंडिंग साइट को एक्सप्लोर करेगा, पास्ट में क्या मार्स की कोई जगह रहने लायक थी ये एसेस करेगा, ये सब चीज़ें। देखो, एक खास बात, हाल फिलहाल में यूएई ने भी अपना होप मिशन लॉन्च किया मार्स के लिए और चाइना ने भी तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया मार्स के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नॉमिनेशंस को इनवाइट किया है। मान लीजिए यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है, इनमें से आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन से लीडर के नाम पे है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सुभाष चंद्र बोस। तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो।
ये अवार्ड देखो ज़्यादा पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट 2 या 3 साल ही पुराना है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो हमने डिस्कस किया था। ये अवार्ड देखो उन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। इस अवार्ड को एडमिनिस्टर किया जाता है एनडीएमए के द्वारा, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। ये अवार्ड हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और उसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। 51 लाख रुपए दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन को और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इंडिविजुअल को। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, सिर्फ देखो इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही अप्लाई कर सकते हैं इस अवार्ड के लिए। अब कल को ट्रंप या फिर ओबामा बोले कि हमें ये अवार्ड चाहिए, तो नहीं मिल सकता भाई, आप इंडियन नेशनल्स नहीं हो। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम किया हो, जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन या फिर अर्ली वार्निंग। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल AJO नियो के बारे में है। ये देखो एक नया डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के रिसर्चर्स ने। ये सेंटर कहाँ पर है? कोलकाता में। डिवाइस काम क्या करता है? देखो वो बच्चे जिनका अभी अभी जन्म हुआ है उनमें बिलीरुबिन के लेवल को मेजर करता है ये डिवाइस AJO नियो। अब आपके मन में आया होगा ये बिलीरुबिन क्या होता है? देखो हमारे ब्लड में जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो कुछ RBC बूढ़े हो जाते हैं, कुछ एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद ये टूट जाते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद एक पीले कलर का सब्सटेंस बनता है, उसी को कहा जाता है बिलीरुबिन। ये देखो लीवर में ट्रेवल करते हैं, गॉल ब्लैडर में ट्रेवल करते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए एक्सक्रीशन हो जाता है इनका। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट देखो काफ़ी बार नियोनेटल यानी बच्चे का जो अभी हाल ही में जन्म हुआ है उसकी बॉडी में ये जो बिलीरुबिन होती हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है बेबी के ब्लड में। तो इसकी वजह से कर्निक्टरस हो सकता है। कर्निक्टरस मतलब एक प्रकार का ब्रेन डैमेज। और वैसे देखो कर्निक्टरस की वजह से काफ़ी मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है। तो अब जो डिवाइस डेवलप किया गया है इस सेंटर के द्वारा जो कोलकाता में है, ये डिवाइस देखो नॉन कॉन्टैक्ट है, नॉन इन्वेसिव है, मतलब बेबी में किसी प्रकार की, सिंपल भाषा में बोले, चीर फाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पे ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसमें तो डॉक्टर्स कट लगाते हैं ना। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बिना बेबी के कॉन्टैक्ट में आए, बिना कोई चीज़ अंदर इंसर्ट किए पता लगा लेगा कि ब्लड में जो ये बिलीरुबिन है इनकी मात्रा कितनी है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर ऐसा है तो इलाज किया जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में है। देखो विभिन्न देशों में काफ़ी बवाल हुआ है इस बात पर क्या जनता को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और वो भी पीसफुली। मतलब कुछ लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट करने से बाकी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट से संबंधित काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं। तो यूएन की एक कमेटी है, इन्होंने रीअफर्म किया है कि हाँ, जनता को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ऑनलाइन या फिर इन पर्सन, और ये उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। हम इन राइट्स की बात करें, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये देखो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। मॉनिटर किया जाता है इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा। अभी भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा
फ्रेश इंटरप्रिटेशन की गई है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली की। इस ट्रीटी में ये राइट है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली, और इसकी फ्रेश इंटरप्रिटेशन की गई है यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा, जिसके ऊपर दायित्व होता है ये असेस करना, मॉनिटर करना क्या इस ट्रीटी को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है विभिन्न देशों में या फिर नहीं। तो ये कमेटी मॉनिटर करती रहती है इस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन को। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करें इस ट्रीटी के बारे में, देखो जिन देशों ने इस ट्रीटी के प्रति अपनी कमिटमेंट जाहिर की है उनको कानून बनाने होते हैं इंडिविजुअल्स के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स और राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड ए फेयर ट्रायल। ये ICCPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी ICESCR और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR, ये भी इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। इसके बाद कब इफेक्टिव हुई थी ये ट्रीटी? 1976 में। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। टोटल 168 कंट्रीज पार्टी हैं इस ट्रीटी की और 74 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया है। इंडिया ने देखो रेटिफाई तो किया था 1968 में, बट इंडिया ने इसको इनेक्ट करने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। आज के डिस्कशन के जो ट्रू फॉल्स हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में शामिल करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।